नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी। इनसे हम बिहार में कुछ घटनाएं घटी है रोज़ दो रोज़ में, उस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, 2 दिन पहले भागलपुर के जो आपके सांसद हैं जदयू के, वो नीतीश जी के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए जो पत्रकार गए थे, उन पत्रकार बंधुओं को इन्होंने दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया। इस पर आप सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश होगी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात भेदभाव की बात नहीं है। कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं। सर, उनके ऊपर एफआईआर हुआ क्या? अब तो इसके बारे में विस्तृत हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर इस तरह की बातें हैं, अगर कानून के नज़र में, कानून के जांच के दायरे में जो बातें आती है, उस पर किसी का कोई सत्ता के पास के कम से कम लोगों का दबाव नहीं रहता है। आज के तारीख में चाहे अपराधी कोई हो या दोषी कोई हो, कोई घटना घटती है तो सत्ता में बैठे हुए लोग किसी को बचाने की बात नहीं करते, न किसी को फंसाने की बात करते हैं। सर, कल सासाराम के एक सांसद जो कांग्रेस से हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस पर सुशासन की जो बात चलती है, उस पर तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सीधा कहूँगा, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ होगा, जो लोग इस कार्रवाई में संलिप्त होंगे, जो इसके लिए दोषी होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, इस घटना पर आरजेडी का कहना है कि ये एक सांसद पर ही नहीं, एक जनप्रतिनिधि पर नहीं, एक एससी बिरादरी के लोगों पर हमला किया गया, जो किसी दबंग के द्वारा करवाया गया। आज के समय में दबंग कौन? देखिए, जो आरजेडी के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनको तो सबसे पहले अपने झांकना चाहिए अपने गिरेबान में। आज तो कानून का राज स्थापित है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अपराधी चाहे जो कोई भी हो, अगर घटना कारित करते हैं तो कानून उसे अपने शिकंजों में लेती है, पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढ के बाहर निकालती है। और इसमें किसी तरह की कोई लटकाने, अटकाने और भटकाने की बात नहीं होती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सत्ता में बैठ के किसी को बचाया और फंसाया नहीं जाता है। ये काम 2005 के पहले लालू राबड़ी जी के शासनकाल में होता था। और बात दलितों की करते हैं तो दलितों की सबसे ज़्यादा हत्याएं लालू जी के, राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। नरसंहार के नाम पर दलितों की हत्या होती रही और नरसंहार करने वाले लोगों को लालू जी बचाते रहे। सर, कल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि का आयोजन किया गया राजकीय सम्मान समारोह के साथ, और जिस समय प्रशासन गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थे, उस समय अचानक से माननीय मुख्यमंत्री ने ताली बजाया। इसके ऊपर भी प्रश्न लग रहा है कि नीतीश जी वहाँ शोक में नहीं, खुशी में थे और वो भाजपा के एजेंडे को, नाथूराम गोडसे के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं बिहार में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो लोग महात्मा गांधी को लेकर उठा रहे हैं उनके शहादत दिवस के अवसर पर, तो जो लोग गांधी का अपमान करते हैं वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार जी गांधी जी के आचरण को स्वीकार किए हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं और गांधी जी के सपनों का बिहार बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग जो कोई काम नहीं करते, हमेशा दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते हैं।
सर, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बराबर जब आप बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं नीतीश जी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाती है वो विशेष राज्य का दर्जा ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका क्या वजह है? देखिए, इसका सीधा सा बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो मेरा आज का नहीं है, वर्षों पुराना मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। लेकिन अगर बीजेपी के साथ यानी एनडीए गठबंधन के साथ जनता दल यू और हमारे नेता हैं तो इस बार अगर सरकार बनी है तो बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को जो चाहिए वो मिल रहा है। इसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। विशेष पैकेज के नाम पर बिहार को हमेशा जो चाहिए, बिहार ने जो मांगा वो बिहार को मिल रहा है। और ये आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यशैली और उनके जो जुनून है, जो इच्छा शक्ति है, जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सर, बंगाल के बाद बिहार साइबर क्राइम की अगर बात कहीं चल रही है तो सबसे ज़्यादा बिहार में, और बिहार के भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो नवादा ज़िला में है। इसके ऊपर सरकार की क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, कहीं के भी हो, सबके ऊपर निगाहें लगी हुई है। राज्य सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है और बिहार में कोई भी क्राइम करके बच नहीं सकता है। और आज न कल डोरा डाल दिया गया है, सब लोग शिकंजे में आ ही जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। बिहार का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जिसके विद्यार्थी अधिकतर सत्ता में रहे हैं या सत्ता के आसपास रहे हैं, आज कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक पटना विश्वविद्यालय पूर्व का चर्चित विश्वविद्यालयों में से एक था। आज उस विश्वविद्यालय का यूजीसी में भी मानक बेहतर नहीं है और आज तक इसको, जबकि हमारे लोग जो विकास पुत्र हैं वो सत्ता में रहे, मंत्री भी रहे, आज भी आपकी पार्टी सत्ता में है, फिर भी इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं दिला पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा को लेकर के अगर हम बिहार की बात करते हैं तो हमारे नेता का साफ मानना है, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए लगातार काम करते रहे हैं और उनका मानना है जो पहले की जो स्थिति थी बिहार की कि बिहारी बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे और बिहारी पैसे से दूसरे राज्यों में इंस्टीट्यूशन चलता था, कोचिंग संस्थान बिहार के पैसे से चलता था। आज बिहार के अंदर सभी तरह के इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, वो सब कुछ बिहार में आ चुका है। अब जिस क्षेत्र में बात कीजिए वो सभी क्षेत्रों में बिहार में अच्छा काम हो रहा है और आज बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग अब बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बात जिस कॉलेज की आप कर रहे हैं, लगातार विश्वविद्यालय की, पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार हमारी मांगें जारी है और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी मांगें पूरी होगी। सर, 2020 के पहले या यूँ कहें कि जब से नीतीश जी सत्ता में आए हैं तब से पलायन पर और विदेशी फंड को, विदेशी इन्वेस्टरों को बुलाने का बिहार में प्रयास जारी रहा, पलायन रोकने का प्रयास जारी रहा, लेकिन आज भी पलायन भी नहीं रुक रहा और न इन्वेस्टर उस मात्रा में आ रहे हैं जिस तरह आना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में सरकार ने वादा किया था, हमारे नेता ने वादा किया था 2020 के चुनाव में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराएंगे। और हमारी सरकार अभी 4 साल के अंदर लगभग
9.10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया और 24 लाख लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित किए। और फिर हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने ये ऐलान किया है कि 2025 के चुनाव से पहले हम जो वादा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का था, हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जो वादा 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का था, हम 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा चुके होंगे। तो इस तरह से काम करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को अगली कतार में खड़ा करने का काम किया है। इतने बड़े पैमाने पर दूसरे किसी राज्य में बहाली नहीं हुई है, लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिली है, लोगों को इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। सर, आप अभी कहे कि 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो जाएगा या होने वाला है, उसके बावजूद भी बिहार से जितनी रेलगाड़ियाँ बिहार के बाहर जा रही हैं, उसमें अगर हमें अचानक से जाने की बात हो, अचानक की बात तो छोड़ दीजिए, 2-2 महीना पहले अगर हम टिकट लेना चाहते हैं, उसके बाद भी टिकट नहीं मिलते। और आए दिन जहाँ दिल्ली हो, मुंबई हो, वहाँ हमारे बिहारी बंधुओं को शोषित किया जाता है मजदूर के नाम पर, बिहारी के नाम पर। फिर वो जब यहाँ जॉब मिल रहा है, यहाँ नौकरियाँ मिल रही, तो फिर वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, जितनी बड़ी जनसंख्या है, जितनी बड़ी आबादी है, सबके लिए सरकारी नौकरी ये भी संभव नहीं है। और दूसरे राज्यों की आप बात करें तो भारत के अन्य राज्यों की भी आप बात करें तो हमेशा आप यही देखिएगा कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में उनका आना जाना लगा रहता है। रोजगार के संसाधन वो लोग अपना खुद तैयार करके उस पर काम करते रहे हैं और इस पर हमें लगता है कि रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें कमी बहुत सारी हुई है। और जो लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, बिहार से बाहर जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते थे, वैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, वैसे लोगों को बिहार में नौकरी मिला है, अवसर मिला है, तो वो लोग अपना बाहर से बिहार के अंदर आ गए हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो अवसर की क्या कहते हैं, अवसर के ऊपर निर्भर करता है। नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है कि लोग अब बाहर से, जो लोग पहले से थे बाहर, वैसे लोग अब यहाँ आना शुरू करिए। और बात जो आप निवेशकों की करते हैं, तो 15 साल के अंदर लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में लोग बिहार से व्यवसाय विलुप्त हो रहे थे, बिहार से लोग भागना शुरू कर दिए थे और फैक्ट्रियां लगाना तो बहुत दूर की बात, बिहार का नाम सुनते ही जो निवेशक थे उनका जो है रूह कांप जाता था। तो आज वो चीज़ नहीं है। आज निवेशकों का आकर्षण बिहार के प्रति बढ़ा है और बहुत बड़े बड़े निवेशकों के द्वारा बिहार के अंदर पूंजी निवेश की जा रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की योजना है और उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। सर, बिहार के वारसलीगंज में, नवादा जिला के वारसलीगंज में एक किसानों के लिए आर्थिक इनकम का व्यवस्था था, चीनी मिल। चीनी मिल बरसों पहले बंद हो गया। कई बार नीतीश कुमार चुनावी भाषण में या ऐसे भी यात्रा में उन्होंने वादा करता रहा कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन सर चीनी मिल ध्वस्त हो गए। और आज उस सघन आबादी में जिसके जहाँ वो चीनी मिल तो हुआ करता था, वहाँ आज सघन आबादी है। सघन आबादी के बावजूद एक प्राइवेट व्यक्ति को वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खोलने का आदेश मिल गया और वो सीमेंट फैक्ट्री में काम जोरों से है। वहाँ प्रदूषण से लोगों का जो असर होगा, ये कहाँ तक उचित है कि सघन आबादी में इस तरह की फैक्ट्री खोली जा रही है? सरकार इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसको देखा जाएगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले कि वो किस इलाके में और किस रूप में स्थापित है, इससे क्या लाभ और क्या हानि है, वहाँ की जनता को क्या नुकसान है इससे, या उससे अगर इस तरह के फैक्ट्रियाँ लगाने से लोगों को लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से लाभ
पहुंचाने का काम होना चाहिए। लेकिन अगर इससे नुकसान होगा तो उस नुकसान को भी रोकने का दायित्व भी सरकार की है। सरकार इसे गंभीरता से लेती है, इसके प्रति संवेदनशील है। सर, तो सरकार के आदेश से और ये जो पर्यावरण विभाग है सरकार के अधीन, उन सभी का रिपोर्ट के बाद ही तो वहाँ चीनी मिल को ध्वस्त करके और अडानी ने सीमेंट फैक्ट्री का काम जोरों से शुरू किया होगा। अब इस पर चूँकि विस्तृत रूप से हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सरकार जो भी काम करती है जनता के फ़ायदे के लिए, जनता के भले के लिए काम करती है। अगर सरकार को ये लगे कि उससे जनता का नुकसान होगा, लोगों को क्षति होगी, तो वैसे काम नहीं हो पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले तक यानी मकर संक्रांति के पहले तक सोशल मीडिया में या बड़े हाउस में ये चर्चा चल रहे थे कि खरमास के बाद नीतीश जी फिर से पलटी मार सकते हैं। तो यह पलटी मारने की जो बात है, ये इसमें कहाँ तक दम है? देखिए, हमारे नेता ने तो साफ तौर पर पहले भी कह दिया था कि जो भ्रष्टाचारी है, जो परिवारवादी है, जो ऐसे लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा, कोई नज़दीकी नहीं होगा। और बात जिन लोगों की लोग उठा रहे थे, इसमें कहीं कोई दम नहीं था। ये दरअसल विपक्षियों द्वारा फैलाया गया एक अफवाह महज था, और इससे हमारे पार्टी का, हमारे गठबंधन का कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता ने साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए गठबंधन हमारा नेचुरल गठबंधन है, एनडीए के साथ मेरा पुराना नाता है और एनडीए के साथ हम सहज महसूस करते हैं। 2025 का चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला एनडीए ने लिया, और आज उसी नारों पर काम हो रहा है कि 2025 225 फिर से नीतीश। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए और हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, श्यामला के न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हमारा प्रयास होता है कि हम आपके पास अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग नेताओं से बात करें, अलग अलग विशेषज्ञों से बात करें और आप तक आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातों को लेकर के आएँ, और आप अपना कीमती समय देकर के वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, जिसमें हमें भी उत्साहवर्धन हो, हमारी टीम का उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।